नमस्कार। आज हम कानून के कुछ ऐसे प्रावधानों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जो तब सामने आते हैं जब कोई न्याय प्रक्रिया को ही धोखा देने की कोशिश करता। हाँ। सोचिए, किसी पर कानूनी शिकंजा कस रहा हो, मान लीजिए कोई सजा होने वाली है या जुर्माना लगने वाला है। जी। या फिर अदालत ने कोई देनदारी तय कर दी हो और वो व्यक्ति बचने के लिए क्या कहते हैं तिकड़म भिड़ाने लगे। हाँ, तिकड़म, बिल्कुल। तो आज हम इसी तरह के आपराधिक हथकंडों और उनसे निपटने वाले दंड संहिता के कुछ हिस्सों को खास तौर पर धारा 241 से 245 तक समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं धाराओं पर है। बिल्कुल। और ये धाराएं उन चालाकियों से निपटती हैं जिनसे लोग कानूनी कार्यवाही में रुकावट डालने या उसके जो नतीजे हैं उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा। इसमें जैसे सबूत मिटा देना है या अदालत में जाके किसी और की झूठी पहचान बता देना। हाँ। या फिर अपनी संपत्ति को इस तरह से छुपाना या हटा देना कि वो किसी सजा या जुर्माने या जो अदालती हुक्म होता है जिसे डिक्री कहते हैं उसकी वसूली में ना आ पाए। तो हमारा मकसद आज यही है कि इन खास अपराधों की बारीकियों को समझें और ये देखें कि कानून इन्हें कैसे देखता है। ये जानना भी दिलचस्प है कि कानून सिर्फ मेन अपराध पर ही नहीं रुकता बल्कि न्याय से बचने के जो तरीके हैं ना उन्हें भी अपराध मानता है। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प पॉइंट है। अच्छा, चलिए शुरुआत करते हैं उस स्थिति से जहां न्याय का जो आधार है सबूत वही खतरे में पड़ जाए। धारा 241 इसी से जुड़ी है ना जी। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर कोई दस्तावेज या आज के जमाने में कहें तो कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे कोई ईमेल हो गया या कंप्यूटर फाइल, बिल्कुल डिजिटल एविडेंस, हाँ, वो अदालत में या किसी सरकारी ऑफिसर के सामने पेश करने को कहा गया है। लेकिन वो उसे पेश करने के बजाय गायब कर दे या नष्ट कर दे या ऐसा कुछ कर दे कि वो पढ़ाई ना जा सके। और यहाँ देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इरादे की। जो जानकारी है वो साफ कहती है कि ऐसा करने के पीछे मंशा इरादा यही होना चाहिए कि उस सबूत को इस्तेमाल होने से रोका जाए। अच्छा, तो अनजाने में हो जाए तो अलग बात है। हाँ, कानून यहाँ जानबूझकर किए गए काम को देख रहा है। और ये सिर्फ अदालत की बात नहीं है। किसी भी लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट के सामने अगर कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है जहां उस व्यक्ति की लीगल ड्यूटी है वो सबूत पेश करने की, ये वहां भी लागू होता है। अब सोचिए, अगर सबूत ही सेफ नहीं रहेंगे तो फिर निष्पक्ष जांच या सुनवाई होगी कैसे? सही बात है। इसीलिए कानून इसे बहुत गंभीरता से लेता है। जो डिटेल्स है उनके मुताबिक सजा 3 साल तक की कैद या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकती है। 5,000 रुपए? ये रकम आज के हिसाब से तो शायद ज्यादा ना लगे। हाँ, वो तो है। रकम शायद आज उतनी बड़ी ना दिखे, पर ये उस सिद्धांत को दिखाती है कि जो न्याय व्यवस्था है वो सबूतों के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। तो सबूतों से खिलवाड़ एक तरीका हुआ न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने का। एक और तरीका जो शायद ज्यादा हिम्मत वाला कहा जाए वो है खुद की पहचान ही बदल लेना या किसी और का भेष धर लेना। जी। धारा 242 इसी झूठे प्रतिरूपण या जिसे फॉल्स इम्पर्सनेशन कहते हैं उसकी बात करती है। कोई व्यक्ति किसी कानूनी मामले में जानबूझकर किसी और व्यक्ति होने का नाटक करे। हाँ। जानकारी में इसके कई उदाहरण भी दिए हैं, जैसे किसी और के नाम पर झूठा बयान दे देना या किसी फैसले को कबूल कर लेना या फिर यहाँ तक कि किसी केस में जमानतदार बन जाना। और इसका जो मूल मुद्दा है वो ये है कि ऐसा करके वो व्यक्ति कानूनी कार्रवाई के नतीजों को, उसके आउटकम को बदलना चाहता है। जरा सोचिए इसके अंजाम क्या हो सकते हैं। कितना गंभीर मामला है ये। किसी बेगुनाह को सजा मिल सकती है या किसी हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा। हाँ। सिर्फ इसलिए कि किसी ने झूठी पहचान का इस्तेमाल किया। ये तो सीधे सीधे पूरी न्याय व्यवस्था पर ही एक तरह का हमला है। सही कहा। और इससे ये सवाल भी उठता है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनमें पहचान का जो वेरिफिकेशन होता है वो कितना मजबूत है। बिल्कुल। क्या मौजूदा तरीके काफी हैं ऐसी धोखाधड़ी को पकड़ने या रोकने के लिए? ये एक बड़ा सवाल है। इस अपराध के लिए भी देखिए, सजा वही है, 3 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। तो ये भी गंभीर अपराध माना गया है। हाँ, ये दिखाता है कि कानून के लिए पहचान की सच्चाई कितनी जरूरी है। तो हमने देखा कि कैसे सबूतों से छेड़छाड़ करके या झूठी पहचान बताकर प्रोसेस को ही डिस्टर्ब किया जा सकता है। अब उन स्थितियों पर आते हैं जहां लोग सजा या देनदारी से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी के साथ हेरफेर करते हैं। जी। धारा 243 और 244 इसी से जुड़ी हैं। और जैसा आपने कहा, इन्हें शायद एक साथ देखना बेहतर है
क्योंकि ये एक ही कहानी के दो हिस्से जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। तो धारा 243 उस व्यक्ति के बारे में है जो खुद अपनी संपत्ति या उसमें अपना जो हिस्सा है, अपना इंटरेस्ट है, उसे जानबूझकर हटाता है, छुपाता है या किसी और को ट्रांसफर कर देता है। ना जा सके, अच्छा, या जुर्माने के तौर पर वसूला ना जा सके, या फिर कोई सिविल केस है, उसमें अदालत का फैसला आया है, कोई डिक्री है, तो उसको लागू करवाने के लिए कुर्क ना किया जा सके। तो मतलब वो पहले से ही तैयारी कर रहा है बचने की। बिल्कुल। और यहाँ भी फिर से वही बात, इरादा बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत कहता है कि ये काम कपटपूर्वक यानी फ्रॉड्यूलेंटली किया जाना चाहिए। फ्रॉड्यूलेंटली। हाँ, और उस व्यक्ति को पता हो कि उस पर ऐसी कोई सजा या डिक्री होने की संभावनाएं है। ये एक तरह से क्या कहते हैं, पहले से ही बचाव का इंतजाम है, लेकिन गैर कानूनी तरीके से। समझ गया। तो धारा 243 उस व्यक्ति के लिए जो संपत्ति छुपा रहा है या दे रहा है। तो फिर धारा 244 किसके लिए? धारा 244 उस व्यक्ति के लिए है जो ऐसी संपत्ति को कपटपूर्वक मतलब बेईमानी से लेता है या उस पर झूठा दावा ठोक देता है। अच्छा, लेने वाले के लिए। हाँ, मान लीजिए क अपनी संपत्ति ख को दे देता है ताकि वो सजा से बच जाए। अब क ने तो धारा 243 के तहत अपराध कर दिया। ठीक है। अब अगर ख उस संपत्ति को बेईमानी से लेता है और वो जानता है कि उसका उस पर कोई हक नहीं है, उसे ये पता है, फिर भी वो उसे स्वीकार करता है या उस पर अपना दावा जताता है, तो ख ने धारा 244 के तहत अपराध किया है। स्रोत इस बात पर जोर देता है, ये जानते हुए कि उसका उस संपत्ति पर कोई अधिकार या हक नहीं है। ये साफ तौर पर मिलीभगत का मामला है। हाँ, ये तो मिलीभगत ही हुई। और देखिए, दोनों की सजाएं भी अलग अलग बताई गई हैं। जो संपत्ति छुपाता या देता है, धारा 243, उसके लिए 3 साल तक की कैद या 5,000 रुपए तक जुर्माना या दोनों, और जो उसे कपटपूर्वक लेता है या दावा करता है, धारा 244, उसके लिए 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। अच्छा, तो छुपाने वाली की सजा थोड़ी ज्यादा है। जी। तो ये दोनों धाराएं मिलकर उस पूरी साजिश को कवर कर लेती हैं जहां संपत्ति को लेनदारों से या सजा से बचाने के लिए ठिकाने लगाया जाता है। ठिकाने लगाया जाता है। एक छुपाता है, दूसरा उसे हासिल कर लेता है। बिल्कुल सही। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये धाराएं असल में अदालती फैसलों और सजाओं को लागू करने की जो क्षमता है ना, उसकी रक्षा करती हैं। इन्फोर्सिबिलिटी। हाँ, इन्फोर्सिबिलिटी। ये सुनिश्चित करती हैं कि लोग कानूनी देनदारियों से बचने के लिए अपनी संपत्ति के साथ धोखाधड़ी ना कर सके। ये अक्सर आप देखेंगे वित्तीय अपराधों में या जहां बड़ी देनदारियां होती हैं, उन मामलों में ये चीजें सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। अब आते हैं धारा 245 पर। ये थोड़ी और पेचीदा सी लगती है। हाँ। इसमें व्यक्ति खुद अपने ही खिलाफ कपटपूर्वक कोई डिक्री या आदेश पारित होने देता है। ये कैसे होता है? मतलब कोई जानबूझकर अपने खिलाफ केस क्यों हारना चाहेगा? हाँ, ये सुनने में पहली बार में अजीब लगता है, पर इसके पीछे भी वही धोखाधड़ी का इरादा ही होता है। अच्छा, धारा 245 की है कि कोई व्यक्ति कपटपूर्वक मतलब फ्रॉडुलेंटली अपने खिलाफ किसी ऐसी दावे के लिए डिक्री होने देता है जो असल में बकाया ही नहीं है। ओके। या जितना बकाया है उससे ज्यादा रकम के लिए होने देता है, या ऐसी संपत्ति के लिए जिसका दूसरा व्यक्ति हकदार ही नहीं है। या फिर एक और स्थिति है, वो किसी ऐसी डिक्री को अपने खिलाफ लागू होने देता है जिसका भुगतान पहले ही हो चुका है, मतलब जो सैटिस्फाइड डिक्री है। बाप रे, ये तो और भी घुमावदार है। स्रोत में इसका एक उदाहरण भी दिया है, शायद उससे बात ज्यादा साफ होगी। हाँ, एक उदाहरण है। मान लीजिए क का य पर कोई असली दावा है और वो मुकदमा कर देता है। अब य को लगता है कि भाई मैं तो केस हार जाऊंगा। अब य क्या करता है, वो ख नाम के एक व्यक्ति के साथ, जिसका य पर कोई असली कर्ज नहीं है, उसके साथ मिलकर एक साजिश रचता है। ओके, साजिश। हाँ, य जानबूझकर ख को अपने खिलाफ एक बड़ी रकम का मुकदमा दायर करने देता है और फिर उस झूठे दावे को अदालत में मान लेता है। इससे क्या होता है कि ख के हक में एक डिक्री पास हो जाती है। अच्छा, पर इसका फायदा क्या हुआ य को? फायदा ये है कि जब असली लेनदार यानी ख अपनी डिक्री के तहत य की संपत्ति बिकवाएगा, हाँ, तो ख भी अपनी वो झूठी वाली डिक्री लेकर पहुंच जाएगा, हाँ, और कहेगा कि देखो जी, मेरा भी हिस्सा बनता है इस पैसे में। अरे वाह। तो इस तरह य और ख मिलकर संपत्ति की बिक्री से जो पैसा मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे, और जो असली लेनदार है क, उसे शायद पूरा पैसा मिल ही न पाए। समझ गया। स्रोत कहता है कि इस उदाहरण में य ने धारा 245 के तहत अपराध किया है। यह असल में अदालत को ही गुमराह करके एक झूठी देनदारी खड़ी करने का मामला है। तो ये
मिली भगत से असली लेनदार को धोखा देने का तरीका हुआ, मतलब खुद ही अपने खिलाफ एक झूठा केस करवा लेना ताकि संपत्ति असली हकदार के पास ना जाए। ये तो बहुत ही शातिर तरीका है ना? हाँ बिल्कुल, और कानून इसी शातिरपन को पकड़ता है। इसके पीछे का जो कपटपूर्ण इरादा है वो साफ है, या तो संपत्ति को गलत तरीके से बांटना है या असली लेनदार को उसके जायज पैसे से वंचित करना है। और सजा? सजा भी है, 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों। यह धारा सीधे तौर पर उस मिली भगत को निशाना बनाती है जो न केवल लेनदार को नुकसान पहुंचाती है बल्कि अदालत के अधिकार और उसकी निष्पक्षता को भी कमजोर करती है। सोचिए, अदालत को ही इस्तेमाल करके धोखाधड़ी की जा रही है। हाँ, ये तो सिस्टम का मजाक उड़ाने जैसा है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी धाराओं को एक साथ देखें, मतलब 241 से 245 तक, तो एक पैटर्न सा नजर आता है। कानून उन हरकतों को रोकने की कोशिश कर रहा है जिनसे या तो न्याय की प्रक्रिया में बाधा पड़ती है, हाँ? या फिर उसके अंतिम निर्णय को, उसके फाइनल आउटकम को बेअसर करने की कोशिश की जाती है। चाहे वो सबूत मिटाना हो, झूठी पहचान बनाना हो, या फिर सजा या देनदारी से बचने के लिए संपत्ति का हेरफेर करना हो, इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब समझे? देखिए, संक्षेप में कहें तो ये कानून न्यायिक प्रक्रिया की जो शुचिता है, जो इंटेग्रिटी है, और उसके आदेशों को लागू करने की जो ताकत है, मतलब एनफोर्सेबिलिटी, उसको बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाते हैं कि कानून सिर्फ अपराध तय करने और सजा सुनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो ये भी पक्का करना चाहता है कि उसके फैसले जमीन पर लागू हों और कोई चालाकी से बच न निकले। सही बात है। एक सामान्य नागरिक के लिए इसका मतलब ये है कि हमारी कानूनी व्यवस्था में धोखाधड़ी और बाधा डालने वालों के खिलाफ प्रावधान मौजूद है, और ये समझना हमें शायद थोड़ा आश्वस्त कर सकता है कि सिस्टम में निष्पक्षता बनाए रखने और हेरफेर को रोकने की कोशिशें की जाती हैं, खासकर जब मामले थोड़े जटिल हों और उनमें पैसे या संपत्ति का बड़ा लेन देन शामिल हो। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा आपराधिक कार्य और दंड संहिता के कुछ खास प्रावधानों पर जो न्याय प्रक्रिया को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी से निपटने पर केंद्रित हैं। हाँ,